हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान की अगली ऑनलाइन क्लास है और विज्ञान में अपन पार्ट 4 जो अपन पढ़ रहे थे ना कि वस्तुओं का समूह बनाना। ठीक है, तो वो अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने दिखावट से पहले तक पढ़ लिया था। तो मैंने बताया था कि पदार्थों को अलग अलग समूह में वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें पदार्थों के गुणों का पता होना चाहिए, तभी अपन ये पता कर पाएंगे कि भाई कौन कौन सा पदार्थ किस किस चीज़ में काम आएगा। उसके गुण के आधार पर अपन उसका उपयोगिता तय करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है दिखावट, कि पदार्थ दिखने में कैसे हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। पदार्थ दिखने में अलग अलग होते हैं, जैसे लकड़ी और लोहा अलग होता है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। लोहा तांबा और एल्यूमिनियम से भी अलग होता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी होती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। लेकिन लोहे में लोहा एल्यूमिनियम और तांबे से अलग तो दिखता है, लेकिन उनके जैसे कुछ कॉमन कॉमन गुण, कुछ समान गुण भी दोनों में पाए जाते हैं जो कि लकड़ी से बिल्कुल अलग होते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित कीजिए। जो जो चीज़ें इसमें चमकीली दिखाई देती हैं उनका एक समूह में पृथक कर लीजिए। ठीक है, तो जो जो जैसे एल्यूमिनियम और तांबा दिखेगा ना, तो चमकीला अगर होगा तो उसको अलग कर दो, और जो चमकते नहीं हैं उनको अलग कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे फटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने पाया इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। अब जो देखो, जो चमकीली दिख रही थी उनको तो अलग ग्रुप में कर दिया, जो चमकीली नहीं दिख रही थी उनको काट काट कर देखना है। काटने पे अगर बीच का हिस्सा अगर चमकीला है तो उनको, जो शुरू में चमकीली वस्तुएं रखी थी दिखने पर ही, उन उसी ग्रुप में शामिल कर देंगे। कुछ ऐसी भी होंगी जो काटने पर चमकीली नहीं दिखेंगी, तो उनको फिर वापस अलग ही रखेंगे। क्या आप अन्य पदार्थ में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं। चमक को द्युति भी कहते हैं, लस्टर। तो वे पदार्थ जिनमें द्युति चमक होती है वो अलग ग्रुप में होते हैं, जिनमें नहीं होती उनको अलग दूसरे समूहों में बांटा जाता है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए, तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों को पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है या नहीं। तो द्युति मतलब चमक। तो वे पदार्थ जैसे मान लो कहीं रगड़ने पर चमकीले हो जाएं, कहीं काटने पर चमकीले हो जाएं, कोई ऐसे ही चमकीले हो, तो वो तो चमकीलों की श्रेणी में आएंगे। जिनको काट भी लिया, रगड़ भी लिया या ऐसे भी चमकीले नहीं है, वो दूसरी श्रेणी में आएंगे। वे पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं। तो धातु वे सारे पदार्थ हैं, वे सारे पदार्थ जिनमें द्युति होती है, वे चमकदार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, धातु। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के कुछ उदाहरण, ये चमकदार होते हैं। अगर इनकी सतह चमकीली नहीं भी होती ना, तो घिसो या काटो तो चमकीले हो जाएंगे। कुछ धातुएं बदवा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे लोहा है ना, लोहा वैसे तो चमकदार होता है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद लोहा पड़ा रहे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, एक लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है ब्राउन कलर की। क्यों? क्योंकि वो हवा और नमी से अभिक्रिया करके अपनी द्युति खो देता है। लेकिन उनको जैसे अपन रगड़ेंगे या काटेंगे तो उनकी द्युति वापस हमें दिखाई देगी। इसीलिए उनको धातु के अंदर ही आता है। मतलब वो लगेगा भाई धातु नहीं है, मतलब द्युति नहीं है इसमें, चमक नहीं है, लेकिन काटने पर या घिसने पर वापस दिखाई देगी। जब आप किसी लोहार या अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। ये देखें कि उनमें द्युति है या अथवा नहीं। आप लोहे की दुकान पे जाओगे ना, तो वहाँ लोहे को काटा जाता है या रगड़ा जाता है, तो वहाँ पे देखना आप आराम से चमकता हुआ लोहा दिखाई देगा। तो ये साबित करता है कि लोहा एक धातु है, इसमें द्युति उपस्थित होती है। चलो अगला गुण है कठोरता। कठोरता यानी सख्त। ठीक है, तो कुछ पदार्थ सख्त होते हैं और कुछ कोमल होते हैं, सख्त नहीं होते। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से संपीड़ित यानी दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कोमल कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। भाई चाबी से आपको इन सबको खरोचना है, तो कुछ तो खुरच जाएंगे, जैसे मोमबत्ती खुरच जाएगी, चौक खुरच जाएगा, लकड़ी खुरच जाएगी। लेकिन पत्थर का टुकड़े पे खुरचोगे ना, उसको रगड़ोगे तो कोई मतलब खुदरेगा नहीं वो।
और एल्यूमिनियम भी नहीं कुतरेगा। तो आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है, आसानी से दबा दिया जाए या खरोचा दिया जाए, तो वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित या खरोचा नहीं जा सकता आसानी से, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो कोमल पदार्थों का उपयोग अलग तरीके का होता है और कठोर पदार्थों का उपयोग अलग तरीके का होता है। उदाहरण के लिए रुई या स्पंज कोमल है। रुई या स्पंज ले लो आप, मतलब एक गुद्दा ले लो, गुद्दादार होता है ना स्पंजी, तो उसको दबाओ तो दबाने पे आराम से दब जाएगा, यानी कि वो कठोर नहीं है। ये तो क्या है, कोमल है। जबकि लकड़ी को दबाओ, लकड़ी दबेगी नहीं, तो वो क्या हो गई, कठोर हो गई। ठीक है। दिखावट में पदार्थों से विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरापन अथवा चिकना होना। तो पदार्थ दिखावट में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, या तो या वो कठोर होगा, या बिल्कुल कोमल होगा, या फिर द्युतिवान चमकदार होगा, या खुरदरा होगा, चमकीला नहीं होगा। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? और कोई ऐसे गुण है जो दिखावट, तो देखो चमक आ गई, यही सारे गुण होते हैं। ठीक है, आप देख ले, सोच सकते हो कि अगर और कोई ऐसा गुण है जो दिखने पर लगे भाई ये पदार्थ ऐसा दिखने में ऐसा है या ऐसा नहीं है। चलो अगले गुण पे आते हैं, विलय अथवा अविलय। विलय का मतलब घुलना, घोल लेना। तो दो तरह के ग्रुप हो गए इसमें भी। वे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं विलय कहलाएंगे, और वे पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते वो अविलय कहलाते हैं। ठीक है। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे को नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास ले लीजिए, प्रत्येक गिलास में 2/3, 2/3 मतलब आधे से ज़्यादा पानी भर दीजिए, जल भर दीजिए। पहले गिलास में आप चीनी डालो, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में बालू रेत, अगले में लकड़ी। सबको मिक्स करो। ठीक है। कुछ देर तक हिलाइए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए तक पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या क्या होता है। तो कुछ पदार्थ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, घुलते नहीं हैं, और कुछ पदार्थ घुलते नहीं लेकिन ऊपर तैरने लगते हैं। तो वे पदार्थ जो घुलते नहीं है वो अविलय कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो घुल जाते हैं वो विलय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी और नमक एक विलय पदार्थ है, पानी में घुल जाते हैं। लकड़ी पत्थर ये चीनी में नहीं घुलते। ठीक है। लकड़ी का बुरादा क्या करोगे, लकड़ी का बुरादा घुलता नहीं लेकिन ऊपर तैरने लगता है। ठीक है। तो नहीं घुलने वाले दो तरह के होते हैं, या तो तैरने लग जाएं या फिर नीचे जाके बैठ जाएं। तो नमक जंड में पूने तक घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगी, बालू नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाएगी, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, इसमें डोलता रहेगा। लकड़ी का बुरादा घुलेगा नहीं, ऊपर तैरने लग जाएगा। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, वे विलीन हो गए। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विलय है, जल में विलय है उनका। और अन्य पदार्थ जल में इसके साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी लुप्त नहीं होते, यानी घुलते नहीं है। वे ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, अविलय। ठीक है। तो आपके लिए परिभाषा पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? तो जल हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स, खनिज लवणों को, बहुत सारे तत्वों को घोलकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, और इसलिए जल हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसलिए कहते हैं ना, आराम से खूब पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। अब आप आगे पढ़ेंगे कि यार जल द्रव को, यानी एक लिक्विड में, एक द्रव में, जल भी एक द्रव है, तो एक जल जो द्रव है उसमें बाकी द्रवों को भी मिलाया जा सकता है या नहीं मिलाया जा सकता। तो आगे पढ़ते हैं। सिरका लीजिए, विनेगर एक लिक्विड आता है, ये द्रव आता है। नींबू का रस ले लो, सरसों का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, मिट्टी का तेल ले लो, केरोसिन ले लो मतलब, और द्रव के नमूने ले लीजिए। इनको कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें आधा जल भर दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति अच्छे से मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, देखिए क्या द्रव जल में मिश्रित हो जाता है या नहीं। तो देखो, द्रव भी दो तरह के होते हैं, जो जल में विलय हो जाएं और जल में विलय नहीं हो। तो जो विलय हो जाते हैं वो तो पूरे मिक्स हो जाते हैं, और जो विलय नहीं होते वो ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है। या तो नीचे चले जाते हैं या ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है। तो जो मिश्रित हो जाएंगे वो ऐसे लगेंगे, और जो मिश्रित नहीं होंगे ऊपर ऐसे परत बन जाएगी। तेल कभी भी जल में नहीं मिश्रित होता, तो किसी भी चीज़ का तेल है तो वो जल में विलय नहीं होता। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इसी का प्रयोग दोहराइए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते
हैं। तो जल में दो तरह के होते हैं, मिलने वाले भी और नहीं मिलने वाले भी। तो सिरका ये भली भांति मिक्स हो जाता है, नींबू का रस भी मिक्स हो जाएगा, सरसों का तेल नहीं होगा, नारियल का तेल भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। ये जितने भी तेल है ना, ये ऊपर तैरने लग जाएंगे। अब ये क्यों नहीं मिक्स होते, इनका जो पूरा मेन मुख्य कारण है वो आने वाली क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बस आपको अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुछ द्रव जल में विलय हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे कुछ वस्तुएं द्रव में विलय हो जाती है, वैसे जल में विलय हो जाती है और नहीं होती, वैसे ही द्रवों में भी ऐसा ही होता है। कुछ गैसें जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। अब देखो, गैस भी पानी में जल में घुल सकती है। जैसे जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादुओं की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुछ गैसें हैं जो जल में पाई जाती हैं। जैसे जितने भी तालाब और समुद्र का जल होता है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तभी तो जो उसमें जलों में रहने वाले जो जीव जंतु, मछली वगैरह, मगरमच्छ, वो क्या करते हैं, उस घुली हुई पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग कर सांस लेते हैं। नहीं, अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो वो फिर वो सांस ही नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। तो जल में गैसें भी घुली हुई होती है। आप कोल्ड ड्रिंक लाते हो, कोल्ड ड्रिंक भी एक तरह का द्रव है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, देखो, जो चीज़ जल में घुलती नहीं है या तो वो नीचे जाके बैठ जाती है, उसको कहते हैं डूबना, और या फिर ऊपर आ जाती है, उसको कहते हैं तैरना। तो चीज़ें या तो जो जो अविलय चीज़ें या तो जल में डूब जाती हैं या तैरने लगती हैं। इनमें से कुछ पदार्थ जल मिश्रित तो नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ आकर तैरने लगते थे। तो अपन ने भी देखा था ना भाई, कुछ तो तैरने लगे, कुछ बैठ गए, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डाल देते हैं, इन सब का क्या होता है? पत्तियां तैरने लगती है, पत्थर डूब जाता है। शहद की बूंद अगर आप पानी पर डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगी, वो क्या होगी, ऊपर तैरने लगेगी। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दो। अन्य द्रवों जैसे तेल, जो 5 उदाहरण दे लेते हैं। जैसे पत्ती हो गई, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गया या तेल हो गया, ये जल में तैरेंगे। पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, चौक पाउडर हो गया, 3 हो गए, और लोहा हो गया, ईंट हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, जल में डूब जाते हैं। ठीक है, अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? अब देखो, जैसे अपन ने जल के बारे में पढ़ा सब कुछ, भाई जल में डूबता है, तैरता है। ऐसे ही बाकी द्रव भी होते हैं, जैसे तेल वगैरह हो गए, तो उनमें भी ये पदार्थ हो सकता है डूब जाए, हो सकता है तैर जाए। अभी क्यों डूबते हैं और कब तैरते हैं, ये उनके घनत्व पर निर्भर करता है। और घनत्व क्या होता है, ये आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आज चैप्टर का अंतिम भाग अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, पारदर्शिता से अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।